बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ बायो की मस्त मस्त ठंडी हवाओं के साथ। आजकल जो माहौल चल रहा है तो बारिश वाला, उसमें मस्त मस्त एनिमल के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या उनके साथ हम क्या क्या उनका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे कैसे हम उनको और अधिक वैरायटी ला सकते हैं। तो शुरू कर दिया था हमने प्लांट, तो इसीलिए ठंडी हवाएं शुरू हो गई थी। और आज जो है हम करने वाले हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9, उसका आज लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। चैप्टर फ्लो आपको पता ही था और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर फ्लो में जो किस्म है यानी कि वैरायटीज है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था कि आने वाली है। उसके बाद हरित क्रांति, भाई नीली करवा दी है तो हरी भी करवानी पड़ेगी। और उसके बाद गेहूं और चावल के बारे में पढ़ेंगे कि गेहूं और चावल का क्या किया जा सकता है। आप बोलेंगे मैम खाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन और भी कुछ है जमाने में खाने के अलावा, तो और वो है। फिर उसके बाद हम देखेंगे गन्ना और मिलेट क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे और इनकी एक तरह से हम वेराइटीज के बारे में देखना चाहेंगे। चलिए, किस्म यानी कि वैरायटी क्या होती है, तो थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि जैसे हमने एनिमल में ब्रीड्स पढ़ा था कि किसी एनिमल की समान दिखने वाली, आकार प्रकार और समरूपण में समान दिखने वाली कोई भी दूसरा जीव जिसका जेनेटिक मटेरियल उससे समान हो तो उसको हम ब्रीड कह देते हैं। ऐसा ही किस्म के बारे में, भाई अब प्लांट के लिए अलग नाम देना पड़ेगा, है ना, वरना वो बुरा मान जाते हैं। वो कहते हैं उनको भी ब्रीड हमको भी ब्रीड, ना, हमें क्या देना है भी, अलग नाम देना है। तो हमने उनको क्या नाम दे दिया कि आप भी खुश रहो, आप अपना नाम किस्म रख लो। ठीक है, चलिए, एक किस्म के पौधों का एक समूह है जिनका जीनोटाइप समान होता है। जीनोटाइप समझ गए होंगे, अब काफी हम बार पढ़ चुके हैं। ये जीनोटाइप का मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल, है ना, कि उनके जीन्स कैसे हैं, वो समान होते हैं तथा यह उसी प्रजाति के मतलब सेम स्पीशीज के अन्य किस्मों से एक या अधिक लक्षणों में भिन्न होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, किस्म की यानी कि वैरायटी की परिभाषा आ गई है कि क्या होता है वैरायटी। वही है, तभी हम इनमें जनन करवा पाएंगे। जैसे ब्रीड में क्यों जनन करवा पा रहे थे, क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल समान था। ठीक है, आकार प्रकार में भी कुछ कुछ समान दिखते थे। यहाँ पे भी भाई गेहूं है तो दूसरा गेहूं आपको तो वैसा ही दिखेगा, आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि ये गेहूं की सोनालिका है और ये कल्याण सोना है, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वो दिखने में सेम है लेकिन उनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम है, इसलिए हम उनको क्या करवा सकते हैं, रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। और एक स्पीशीज से है तो ऑब्वियसली जनन तो करवा ही सकते हैं। ठीक है, तो किस्म में क्या फर्क है कि थोड़ा थोड़ा उनमें क्या है, उच्च किस्म की वो क्या है, लक्षणों को प्रदर्शित करती है। मतलब हमने उनमें कुछ जीन्स ऐसे चेंज कर दिए जिनकी वजह से, वही जीन्स चेंज करना बोलेंगे आपकी जीन्स, तो भाई जीनोटाइप चेंज हो गया। जीन्स चेंज करना का मतलब उनके प्रभावी जीन को हम अच्छा करके अप्रभावी व हानिकारक जीन को कम कर देते हैं, इसीलिए वो वाला जीन चेंज करना कह रही हूँ। ठीक है, तो ब्रीडिंग से करते हैं हम ये, उनके बीच में संकरण करा के ये सारा प्रोसेस करते हैं, जिसको हम लास्ट विधियां पढ़ के आए हैं कि कैसे संकरण कराते हैं। पादप जनन में हमने ये पढ़ा था, बस उसी से अब हमने कौन कौन सी किस्मों को पैदा कर दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक पे। एक उन्नत किस्म यानी कि इम्प्रूव वैरायटी उसी फसल की अन्य उपलब्ध किस्मों से एक या अधिक गुणों में श्रेष्ठ होती है, उसमें कोई अच्छी क्वालिटी है। जैसे हमने गन्ने का एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि एक गन्ना बेचारा पतला दुबला जिसमें जूस भी नहीं निकलता, और एक गन्ना उसी स्पीशीज का लेकिन अच्छी वैरायटी वाला। ठीक है, यानी कि उसमें अच्छा जूस भी निकलता है, मोटा ताजा भी है, लंबाई भी अच्छी है, तो भाई उस क्या है, वो उसकी दूसरी किस्मों से क्या हो गया है, वो श्रेष्ठ हो गया है, सुपीरियर हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हरित क्रांति की कि क्या थी हरित क्रांति। तो भाई नीली क्रांति किससे रिलेटेड थी, जल से, जल में रहने वाले जीवों से रिलेटेड थी, मछलियों से रिलेटेड थी। हरित क्रांति किससे रिलेटेड होगी, प्लांट से, क्योंकि प्लांट हरे होते हैं। ऐसे सिल्वर क्रांति भी कहते हैं जिसमें हम अंडों को क्रांति ले आते हैं, है ना। पीली क्रांति सरसों से रिलेटेड है। ये कुछ कुछ क्रांतियां आपने पढ़ी होगी, हर कोई क्रांति पे लगा हुआ है। तो ऐसे ही आज कुछ क्रांतियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि गेहूं गन्ने ने क्या क्या क्रांतियां रचाई है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति की। भारत में 20वीं सदी के 7वें दशक
अब देखो ये वही एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए हमें लेना जरूरी है। आप अगर ऐसा नहीं तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि 1960 में, यहां भी हमारा काम हो जाएगा। ये 20वीं सदी के 7वें दशक में ये कहीं क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, ठीक है। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा हम उसको तवज्जो दे देते हैं। में खाद्यान्न यानी कि इनडायरेक्ट वे में हम क्या कह रहे हैं, 1960 के ईयर में खाद्यान्न उत्पादन में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति समझ गए कि हमने जो खाद्यान्न मतलब इनडायरेक्ट वे में वही प्लांट्स, और प्लांट्स हरे होते हैं तो इनको हमने हरित क्रांति कह दिया। इन्होंने क्रांति का आगाज कर दिया, ठीक है। क्रांति मूवी देखी है क्या किसी ने? बहुत पुरानी मूवी है ना, मनोज कुमार और 2-4 बहुत प्रकार के हीरो हैं जिसके गाने भी आप सुनते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वो ये क्रांति जब भी पढ़ती हूँ मुझे क्रांति वाली मूवी याद आ जाती है। ऐसी क्रांतियां करी है इन्होंने। हरित क्रांति से पहले भारत को खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था। कितनी देखो प्रॉब्लम की बात थी कि हमें क्या करना पड़ता था, जनसंख्या बढ़ रही थी, एक तरफ बच्चे बांट रहे थे हम, है ना, पढ़ाई है हमने। उसके बाद हमारे पास खाने के लिए अनाज कम करने पड़ गया तो हम बाहर से विदेशों से जो अनाज है वो मंगाते थे। क्यों मंगाते थे भाई? हमारी जो फसल है वो मौसम पे डिपेंड करती है। कभी मौसम खराब होता था, फसल खराब हो जाती थी, कीड़े लग गए फसल पे तो फसल खराब हो जाती है, ठीक है। ऐसा हो जाता था तो हमें बाहर से आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, ठीक है, बाहर से मंगवाते थे। तो अब हमें क्रांति की जरूरत थी, है ना। क्रांति का मतलब जो बोलते हैं ना, इंडिया में फ्रीडम के लिए क्रांति करी थी, है ना, आप सोशल में पढ़ते हो। तो यहाँ पे भी भाई हम बहुत जो है खाने के लिए हमारे पास कमी हो गई तो हमें एक क्रांति की जरूरत थी, हमें एक रिवोल्यूशन की जरूरत थी। लेकिन पादप प्रजनन तकनीकों द्वारा, भाई इससे पहले हम पादप प्रजनन की तकनीकें पढ़कर आए हैं ना कि क्या क्या हम करते हैं, कैसे जनन करवाते हैं, कैसे संकरण करवाते हैं। तो उन तकनीकों द्वारा भारतीय देशी व मैक्सिकन किस्मों के संकरण से किनको किनको मिलाया हमने, फ्यूजन करवा दिया। आजकल फ्यूजन का बहुत जमाना है ना। गाने में भी फ्यूजन करवा देते हैं, खाने में भी फ्यूजन करवा देते हैं, इंडियन प्लस चाइनीज फ्यूजन, है ना। तो हम जो चाइनीज डिशेस बनाते हैं, चाउमीन वामीन, उसमें भी इंडियन तड़का डाल देते हैं, तो हम फ्यूजन कर देते। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, हमने देखा कि जो मैक्सिकन किस्में थी वो हमारे इंडिया के कंपैरिजन में अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाली थी, जल्दी से ग्रो होती थी, ठीक है, जल्दी से उसमें गेहूं आ जाते थे, ऐसी कुछ खासियत थी। तो हमने लगाया आइडिया कि भाई पादप प्रजनन हमारे पास है, उसका प्रयोग करके हम क्या करें, हमारी भारतीय वाली को मैक्सिकन से शादी करवा दे, ठीक। मैक्सिकन से शादी करवा दी मतलब इनमें क्या करवा दिया हमने, जनन करवा दिया, संकरण करवा दिया। संकरण से बनी गेहूं की उन्नत किस्मों के कारण भारत में न सिर्फ खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया अपितु खाद्यान्न निर्यातक बन गया। भाई पहले तो उसे बाहर से लाना पड़ रहा था, ऐसी क्रांति आई कि अब तो हम बाहर भेजने लग गए कि लो हमारे पास बहुत ज्यादा हो गया है, अब हम देंगे आपको, है ना, बेचेंगे अब। तो ऐसी सिचुएशन आ गई और इसीलिए फिर हमने इसको क्या नाम दिया, हरित क्रांति, ठीक। हरित क्रांति के निम्न कारण थे। अब कारण पूछ ले या आपको ये पूछ ले हरित क्रांति में क्या क्या हुआ या क्या वजह थी, तो वो दोनों ही मैटर में आपको ये चीजें लिखनी है। खेती किए जा रहे क्षेत्र में विस्तार किया या विस्तार करना था हमें, जो भी है भाई, कारण भी ले सकते हो या क्या हुआ ये भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि क्या क्या परिवर्तन हुए, दोनों ही में आपको ये लिखना है, ठीक। क्या क्या परिवर्तन आए या आए लिख दो। ठीक, सबसे पहला खेती किए जा रहे क्षेत्रों में विस्तार हो गया कि भाई जब पहले तो हमारे पास जो खेत थे, अब वो वही गेहूं की फसल अच्छे से नहीं हो रही थी तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, कई खेत ऐसे ही पड़े थे। अब हमने क्या किया, हमारे पास एडवांस वाली उन्नत गेहूं की किस्म आ गई तो हमने कहा चलो बढ़ाओ इनको, पैदावार को बढ़ाओ, क्योंकि ये जो फ्यूजन वाली हमारे पास किस्म आई है सुपीरियर वाली, इसको अधिक से अधिक खेतों में बोया जाए ताकि खाद्यान्न उत्पादन बढ़े। उन्नत किस्मों का प्रयोग करने लगे, वो तो करना ही था, इसीलिए तो शादी करवाई थी, ठीक है।
चलिए, अधिक खाद्य का प्रयोग व खेतों का बेहतर प्रबंधन। हमने खाद्य को ध्यान दिया कि भाई हमारी जो गेहूं की फसलें हैं वो क्यों मर रही है, क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रही है, हमारी मिट्टी में कोई कमी है जिसकी वजह से उसको पोषण नहीं मिल रहा है। तो हमने मिट्टी में मैन्योर डालना शुरू किया। अभी आप बोलेंगे मैन्योर क्या होता है? भाई खाद को ही मैन्योर कहते हैं, ठीक है। मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये हमने डालना शुरू किया, ठीक है। खेतों को बेहतर प्रबंधन किया कि हमने लोगों से बाहर, भाई हमने देखा कि ये मैक्सिमम वाले इतना गेहूं कैसे उगा रहे हैं, कैसे मैनेज करते हैं वो खेतों को, क्या क्या सिक्योरिटी रखते हैं। तो उस हिसाब से फिर हमने भी धीरे धीरे खेती के नए तरीके सीखे। जैसे आप पढ़ते होंगे स्प्रिंकल मेथड सीखा सिंचाई के लिए, है ना। पहले तो ऐसे पानी बहाते रहते थे, जरूरत हो या न हो, फिर हमने वो ड्रिप सिस्टम मेथड ले आए, है ना। खाद डालना शुरू किया, खेतों का अच्छे से प्रबंधन किया, बारिश में ओला गिर जाए तो कैसे बचाया जाए, इस सारी चीज़ों को, जानवरों से कैसे बचाया जाए, इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान दिया और क्रांति में मदद की। अब देखिए, भारत में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, आपको नीली क्रांति के मैंने जनक बताए थे, वो तो आपको याद, आप चाहें तो रख ले, ना भी रखे, लेकिन ये तो आपको याद करनी ही है। ये जो स्वामीनाथन जी थे, इनका बड़ा योगदान है हरित क्रांति में, ठीक है। इनको तो आपको याद रखना ही है, भूलना नहीं है कि हरित क्रांति में भारत में, ठीक है, भारत की बात कर रहे हैं, भारत में हरित क्रांति में सबसे बड़ा योगदान जो था वो स्वामीनाथन जी का था, या हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति के भारतीय जनक जो थे वो कौन थे? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। दिख ही रहे हैं आपको यहाँ पे, याद कर लीजिए इनकी। हाँ, इनको गुमशुदा की तलाश में नहीं देते, NCERT ऐसे फोटोज नहीं देती, ये जस्ट आपको जो है दिखाने के लिए। गुमशुदा की तलाश में तो भाई वो जानवर और कोई ऐसा फोटो दे दिया जाए आपको, सोनालिका जैसे अभी बताएंगे गेहूं का फोटो दे दे, तो ऐसे ध्यान में रखना है। हालांकि सारे गेहूं हमारे लिए तो एक ही है ना, हमें क्या पता सोनालिका क्या है, और देखने में तो सब एक ही जैसे लगते हैं। उन्होंने प्रोफेसर, दूसरा जो नाम आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने प्रोफेसर नॉर्मन E बरलॉग के सहयोग से भारत में अनेक उन्नत किस्मों का विकास किया। इंडियन जनक तो ये हैं, और फॉरेनर यानी कि पूरे ऑल वर्ल्ड के जो जनक है हरित क्रांति में, वो कौन कहे जाते हैं? प्रोफेसर नॉर्मन E बरलॉग। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये हमारे भारतीय और ये पूरे इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए, गेहूं व चावल, ठीक है, बात कर लेते हैं, क्योंकि गेहूं व चावल के बिना गुजारा नहीं हो सकता, रोटी खानी ही है और चावल खाने ही है, ठीक है। और बिहार यूपी साइड में तो भाई चावल का बहुत जो है वो चस्का होता है उन्हें, MP है ना, MP में भी रही हूँ मैं, MP वालों को दिन में एक बार चावल चाहिए, बिहार वाले हैं उनको भी चावल चाहिए, तो चावल के बिना नहीं हो सकता। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमारे यहाँ रोटियाँ जो है चावल से ज़्यादा रोटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है, हर जगह अपना अपना। साउथ साइड जाओगे तो फिर चावल। तो इनकी हमने सबसे पहले जो हरित क्रांति लाई गेहूँ से, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमने सोचा कि भाई मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन है वो गेहूं और चावल पे डिपेंडेंट है, तो क्यों ना पहले इन्हीं को सुधारा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले सुधार हमने यहां से शुरू किया। 1960 से 2000 के बीच गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75 मिलियन टन तथा धान समझ गए ना बेटा, धान मतलब चावल, ठीक है, चावल और धान एक ही चीज। गेहूं तो कितने हो गए, कहाँ 11 और कहाँ 75, क्रांति हो गई ना भाई, का उत्पादन, और धान का उत्पादन 35 मिलियन से बढ़कर 89.5 यानी 89.5 मिलियन टन हो गया। आप देखो भाई कितना डिफरेंस है, तो फिर क्रांति नाम तो देना पड़ेगा ना, इन्होंने क्रांति ला दी भाई। इस अप्रत्याशित वृद्धि का कारण गेहूं तथा धान की अर्धवामन का मतलब सेमी ड्वार्फ, ठीक है। सेमी ड्वार्फ क्या होता है? ड्वार्फ पढ़ा है आपने, बोने पौधे, मेंडल से पढ़ के आए थे, हमने कहा बोने पौधे को ड्वार्फ बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे गेहूं थे जिनकी हाइट बहुत कम थी। हमारे गेहूं बड़े लंबे लंबे थे लेकिन दाने कम लगते थे, और ये हाइट कम वाले थे मैक्सिकन वाले, लेकिन इनमें दाने बहुत ज्यादा लगते थे। तो उन्हीं का तो हमने फ्यूजन करवा के ये नई वाली जो वैरायटी है सेमी ड्वार्फ वाली,
ये हमने क्या किया, किस्म को पैदा किया। ये आपको याद रखना है, अर्धवामन किस्म, ठीक है। वैरायटी का विकसित होना था, ठीक है। सबसे बड़ा क्या था, अप्रत्याशित जो वृद्धि हुई है हमारी, ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं गेहूं में, ये किसकी वजह से हुआ, इस अर्धवामन किस्म की वजह से। मैक्सिको, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, मैक्सिको स्थित, ये आपको बहुत लंबा नाम आने वाला है, इनको आदर और सम्मान के साथ पढ़ें और याद रखें। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट में कार्य करने वाले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक नॉर्मन ई बरलॉग, जिनका नाम हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ने गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किया। इसीलिए इनको हरित क्रांति यानी इंटरनेशनल ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही वो इंडियन और मैक्सिकन वाली स्पीशीज को मिला के, ये मैक्सिकन के एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम यहाँ पे दे रखा है, देखो नाम में कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बाहर है, ठीक है, और नॉर्मन बरलॉग कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा ये इंटरनेशनल जनक है, ठीक है, इंटरनेशनल फादर ऑफ ग्रीन एवोल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे भाई, इंटरनेशनल से तो इंटरनेशनल आ गया क्योंकि ये बाहर के थे। अब कोई जगह है जहाँ पे काम किया जा रहा है तो उसको हम सेंटर कह देते हैं, है ना, कंप्यूटर सेंटर, कॉफी सेंटर, है ना, ऐसे। तो इंटरनेशनल सेंटर किसके लिए है, तो ये भाई व्हीट, फॉर का मतलब व्हीट एंड मेज यानी कि गेहूं और मक्के का इंप्रूवमेंट कराने के लिए, सुधार कराने के लिए, याद हो जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट जो एक इंस्टीट्यूट था, वहां पे इन्होंने गेहूं की ये अर्धवामन किस्म का क्या किया था, बोल सकते हैं इजाद किया था। और इसके लिए इनको क्या मिला है भाई, नोबेल पुरस्कार मिला है, इसीलिए भी इनको याद करना जरूरी है, ठीक। ये छोटी छोटी चीजें है ना, नीट वीट में एकदम डायरेक्टली पूछी जाती है, लाइन टू लाइन आ जाती है, कोई नहीं। आप पीछे आप देखेंगे जब नीट के क्वेश्चन, अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें जो लाइन टू लाइन आपको वहाँ पे मिल जाएगी नीट के क्वेश्चन पेपर में, तो बहुत ध्यान से पढ़े इनको, ठीक है। और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक दो दो नंबर में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सन 1963 में गेहूं की अनेक उच्च उत्पादन यानी कि हाई यील्ड व रोग प्रतिरोधी यानी कि जो रोगों से लड़ सकती है, भाई दिक्कतें यही तो आ रही थी कि उत्पादन हमारा कम हो रहा था, या फिर हो भी रहा था तो उन पे कीड़े लग जाते थे, रस्ट लग जाता था, आपको जो नाम बताए थे, गेहूं का रस्ट रोग, काला किट रोग, ये सब रोग लग जाते थे, तो जिसकी वजह से हमारी खराब हो जाती थी। उससे जो किस्म विकसित की गई, जैसे सोनालिका, इन दोनों के जो पीले पीले नाम है वो आपको याद रखना है, इसीलिए इनको हाईलाइट किया है। सोनालिका, कल्याण सोना को देश के सभी गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में उगाया गया। हमने जो किस्म पैदा की उसका क्या नाम था, सोनालिका और कल्याण सोना। आपको पूछा जा सकता है गेहूं की दो उन्नत किस्मों के नाम बताइए, बोर्ड के पर्पज से याद होना चाहिए आपको। कहाँ से बनाई है, मैक्सिको के इंटरनेशनल वो जो भी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट से, ठीक है। उसके बाद आपको गेहूं की, गन्ने की जो जो किस्में यहाँ पे आ रही है सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक। ज़्यादा कोई टफ नाम नहीं है, सिंपल से नाम है, याद हो जाएंगे। धान की अर्धवामन किस्मों को IR8 व ताइचुंग नेटिव, भाई ये भी दो नाम याद रखने, किस्मों से विकसित किया गया। फिर हमने धान की भी अर्धवामन स्पीशीज बनाई जो किन से, दो जनों से मिलकर बनी हुई थी, एक तो IR8 और ताइचुंग नेटिव से बनी हुई थी, ठीक है, किस्मों से विकसित है। IR8 का विकास इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी याद हो जाएगा, ये भी इंटरनेशनल है, राइस का है, चावल का, रिसर्च है मतलब रिसर्च की जा रही है, और इंस्टीट्यूट है, शॉर्ट में इसका IRR, ये भी याद करना है ना। मूवी तो देख लिया RRR, अब ये IRRR भी याद करो, पीछे 2 I बीच में 2 R, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म प्लस शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है फुल फॉर्म ना देके शॉर्ट फॉर्म दे दे, शॉर्ट फॉर्म नहीं देके फुल फॉर्म दे दे, जैसी जिसकी श्रद्धा, ठीक। क्या करना है भाई, कहाँ की है ये, फिलिस्पीन की है। मैं क्या किया था, बनाया गया था, इन दोनों को मिला के बनाई है हमने, ठीक है। IR8
और ताइवान नेटिव को मिला के हमने नई स्पीशीज बनाई चावल की। कौन कौन सी, अभी आगे नाम आएगा, नाम बड़े अच्छे हैं, आपको याद हो जाएंगे। ताइचुंग नेटिव ताइवान की किस्म है, ये तो याद हो जाएगा भाई, नाम आ रहा है इसका ताइचुंग यानी कि ताइवान, ताइवान से निकली हुई है इसलिए इसको ताइचुंग कह दिया। और नेटिव का मतलब वैसे निवासी होता है, क्योंकि ये ताइवान की निवासी है, ताइवान में रहती थी, इसलिए इसको ताइचुंग नेटिव कह दिया। तो इन दो किस्मों से बना हुआ है भाई, मैं स्टार लगाती जा रही हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 1966 यानी 1966 में इनको भारत में प्रयोग किया गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कब प्रयोग में लाया गया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर वही। बाद में भारत में इन्हीं बेहतर अर्धवामन किस्मों को जया, नाम याद हो जाएगा, अच्छा नाम है, इंडियन लोग तो बड़ा अच्छा नाम रखते हैं, है ना, व रत्ना का विकास हुआ। ठीक है, जया और रत्ना। देखो चावल जो होते हैं, मेरे को ऐसे याद है, देखो कल्याण सोना, और ये तो क्या हम बचपन से रटते आ रहे हैं, कल्याण सोना और सोनालिका, इसको भी मैंने ऐसे याद किया था। गेहूं का कलर कैसा होता है, गोल्डन, तो गोल्डन को क्या होता है, सोना, तो सोना से सोनालिका बना दिया। और ये भी ऐसा ही है भाई, गेहूं सोना होता है लेकिन कैसा सोना है, वो लोगों का कल्याण करने वाला सोना है, इसलिए इसको कल्याण सोना नाम दे दिया। ऐसे आप याद, कई बच्चे पूछते हैं मैम कैसे याद करें, स्टोरी बना बना के, आप जहां से उसको कनेक्ट कर पा रहे हो वहां से। अब जैसे जया और रत्ना, हमारे घर में एक जया है जो बहुत चावल खाती है, ऐसे याद करो, ये चावल खाती है, तो ये जो चावल है उसी के नाम पे इतना चावल खाती है, इतना चावल खाती है कि भारत ने बोला कि भाई ये जया जितना चावल खाती है तो इसी के नाम पे, इसी को सम्मानित करते हुए हम चावल का नाम जो है वो जया रखेंगे, है ना। स्टोरी है भाई, असली में मत लिख देना, वहां ऐसे लिख के मत आ जाना, है ना, मेरे पे मेहरबानी। ठीक है, याद करने का तरीका। और रत्ना, चावल कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के, व्हाइट मतलब मोती, मोती मतलब रत्न, तो रत्न से रत्ना, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, और IRA तो टाइवुंग ताइवान की थी, तो ताइचुंग नेटिव, ये तो हिंदी इंग्लिश को मिला जुला के, भाई मुझे याद है कि ताइवान की थी, अब ताइवान की थी तो ताइचुंग, और निवासी थी तो नेटिव, ताइचुंग नेटिव, ऐसे याद कर सकते हो भाई, तरीके हैं अपने अपने, है ना, जैसी जिसकी श्रद्धा, हमेशा मैं कहती हूँ, तो भाई इसको भी याद रखना है। और ये तो भाई नीट में भी आया हुआ है, लिखना चाहो तो लिख लो, कैसा क्वेश्चन आया था मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं पूछा था कि चावल की दो किस्मों के नाम बताओ। निम्न दो किस्में यानी कि ये जया और रत्ना किस पादप की उत्तम किस्में हैं, 4 ऑप्शन थे नीचे, गेहूं, चावल और जो भी था, बाजरा वाजरा जो भी था, है ना, गेहूं चावल तो मुझे याद है। अब आपको पता है कि भाई गेहूं की अगर याद है तो गेहूं तो हट गया, अब बाजरा, गन्ना और चावल में कंफ्यूजन हो गया है, तो भाई याद करा हुआ है ना आपने कि जया चावल खाती है बहुत ज्यादा, और रत्ना जो है वो चावल सफेद होते हैं रत्न जैसे, इसलिए इसका नाम रत्ना है, तो आप कर लोगे, है ना, 3 नंबर आपके पक्के। तो ये आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे कोई भी आ सकता है, इस पे भी आया हुआ है, गेहूं वाले पे भी। अब बात करते हैं गन्ने की, बहुत हो गई बातें, अब थोड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर लेते हैं, शुगर केन को बीच में ले आते हैं। कई बच्चे मुझे डाउट ग्रुप पे ऐसे मैसेज करते हैं 11th वाले कि मैम आज आप बहुत अच्छा पढ़ाई, हमें बहुत अच्छे समझ में आया, और फिर एक करता है तो भाई दूसरा मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी मैम को थोड़ा सा, है ना, बटर, तो भाई वो चालू हो जाते हैं। तो फिर मैं उनको कहती हूँ बहुत हो गया आज के लिए, वरना मुझे क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, शक्कर, है ना। इतना ऐसा सुन के ही मेरा 2-4 किलो खून बढ़ जाता है जब आप ऐसे कमेंट करते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, फिर उसके बाद आप ऐसे एक के बाद एक, तो फिर मेरे को डायबिटीज़ हो जाएगी ना, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, वो मैं नहीं छोड़ना चाहती। ठीक, मूल रूप से पहले उत्तरी भारत में गन्ने की सेकेरम बारबेरी, भाई ये बावरी थी, है ना, एक ऐसा गन्ना जो बावरा था, इसको कैसे याद रखोगे, बावरा यानी कि बारबेरी। ठीक है, तो एक हमारे पास राजा, जो हमेशा से मैं गन्ने का उदाहरण देते आ रही हूँ, तो एक हमारे पास कहाँ पे, उत्तरी भारत में एक गन्ना था जिसका नाम था सेकेरम बारबेरी। ठीक है, बारबेरी, सेकेरम तो गन्ने का साइंटिफिक नेम है। अच्छा, गेहूं का क्या नाम है, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिट्रिकम एस्टिवम। और ठीक, चलो, तो सेकेरम जो है, बारबेरी जो था, वो एक गेहूं की किस्म या प्रजाति को उगाया जाता था। कहाँ उगाया जाता था ये भी याद रखना है, उत्तरी भारत में। ठीक, इसकी उत्पादकता कम थी
तथा इसमें शर्करा की मात्रा भी कम थी। भाई इसके तो नुकसान ही है, बावरा है ना, बावरा है तो बावरे जैसी हरकतें करेगा। कम थी, इसकी उत्पादकता भी कम थी, शर्करा भी कम थी। आओ अब दक्षिण भारत में, जब उत्तर हो गया तो दक्षिण को पीछे क्यों छोड़ेंगे। दक्षिण भारत में उगने वाले गन्ने की दूसरी प्रजाति सेकेरम ऑफिसिनेरम। जनरली हम जब गन्ने का नाम याद रखते हैं तो इसी स्पीशीज को याद करते हैं। जब आपने साइंटिफिक नेम याद किए होंगे गेहूं गन्ने के, तो यही याद करते हैं, सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसका तो नाम याद नहीं होगा, तो ये तो आपको याद होगा ही। मुझे ऐसा लगता है कि गन्ने के अगर हमको साइंटिफिक नेम पूछते तो हमारे सबसे पहले जबान पे यही आता है, सेकेरम ऑफिसिनेरम। यही याद किया हुआ है क्योंकि यही स्पीशीज हमें पढ़ाई जाती है। ये दक्षिण भारत की थी, ठीक है। एक दूसरी थी, तो एक हो गई हमारे पास सेकेरम बारबेरी जो येलो में हाईलाइटेड ही है, और सेकेरम ऑफिसिनेरम। इसकी उत्पादकता कम थी और शर्करा कम थी। इधर की क्या कहानी है, यह उष्णकटिबंधीय प्रजाति मोटे तने तथा अधिक शर्करा वाली थी। जैसे कि मैं कहानी के शुरू से आपको गन्ने का एग्जाम्पल देते रह रही हूँ कि एक गन्ना ऐसा जो पतला सा है ना, शक्कर भी कम देगा, पतला होगा तो ऑब्वियसली जूस नहीं निकलेगा, जूस नहीं निकलेगा तो शक्कर भी नहीं होगी। और एक दूसरे के पड़ोसी के पास वाला जो कि है हमारा क्या, अब उसको मैंने नाम दे दिया है। पहले एक गन्ना दो गन्ना कर रही थी, अब नाम दे देते हैं। ये बावरी वाली तो है बारबेरी, सेकेरम बारबेरी, और अच्छी वाली है ये है ऑफिसिनेरिस। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो जो ऑफिस में जाता है ना वो बड़ा बन ठन के जाता है ना। जो बावरा होता है वो ऐसे ही घूमता रहता है। तो ऑफिसिनेरिस ऐसे याद कर सकते हो ऑफिस से, कि ऑफिस जाता है तो मतलब इसका तना भी अच्छा सा मोटा है ना, पैसे भी कमा रहा है ये, तो तना मोटा है और अधिक मात्रा में शर्करा भी दे रहा है। तो अब हम क्या करें, हम दोनों को क्या करवा देते हैं, पढ़ना देते हैं, मतलब शादी करवा देते हैं, इनका मेल जोल करवा देते हैं, यही करेंगे। लेकिन ये उत्तरी भारत में उगने में सक्षम नहीं था। इसकी एक बड़ी बड़ी मजबूरी है, ये कह रही है कि नहीं मैं शादी करूं तो उत्तरी भारत में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उत्तरी भारत में नहीं रह सकती, है ना। मेरे को तो भाई दक्षिण भारत में रही हूँ, दक्षिण भारत में ही रहना है। कुछ होती है ना लड़कियां, मैं तो भाई दूसरी स्टेट में शादी नहीं करूंगी ऐसे, ठीक। तो भाई ये क्या है, ये क्या है, उत्तरी भारत में नहीं रह पाती, तो इसका भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये है हमारा सेकेरम ऑफिसिनेरम। ऑफिसिनेरिस भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं, ठीक है, ज्यादा भावनाओं को समझे, इधर उधर ना जाए। सेकेरम बारबेरी, बारबी से भी याद कर सकते हो आप इसको, बारबेरी। ये बारबेरी थी। बारबेरी क्या थी भाई, ऑफिसिनेरिस जो थी वो तो भाई क्या थी, अच्छी लंबी होती थी, मोटी होती थी। हालांकि फोटोग्राफ में देखने पर आपको ये ज्यादा मोटी दिख रही होगी, लेकिन ये थोड़ा जूम से लिया हुआ फोटो है, ठीक है। और आपको क्या पता क्या गन्ना की और सेकेरम, आपको तो सारे गन्ने एक ही जैसे लगेंगे, ठीक। तो ये ऑफिसिनेरिस है, सिनेरम है, और ये जो है वो बारबेरी है, ठीक। इनको हमने क्या किया, ये इसकी क्या प्रॉब्लम थी कि ये उत्तरी भारत में नहीं जा रहे, तो हमने इसको क्या किया कि ठीक है हम इसको दक्षिण भारत में ले जा रहे हैं, मतलब घर जमाई ले आते हैं, ठीक, ऐसा हमने कर दिया। या फिर आप लैब में या किसी ऐसी जगह पे उगा दो जहाँ पे ज़्यादा जो है, क्योंकि ये उष्णकटिबंध में रहती थी, तो ऐसे एनवायरनमेंट में करा दो। इसकी ये दिक्कत थी तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, किसी बीच के एनवायरनमेंट में ले आए, या फिर इसी को हमने क्या करा, यहाँ बुला लिया। दोनों के मेल जोल से शादी करवाई हमने, रिसेप्शन दिया बड़ा सा, और हमने गन्ने की सुपीरियर किस्मों को पैदा किया, उन्नत किस्मों। ठीक, उन्नत किस्में बहुत सारी हमने बनाई। इन दो गन्नों की प्रजातियों को सफलतापूर्वक संकरण करा के ऐसी गन्ने की किस्म विकसित की गई जिसमें दोनों जनकों के वांछित गुण थे, अर्थात वह मोटे तने वाली, अधिक शर्करा वाली, उच्च उत्पादन वाली तथा साथ में उत्तरी भारत में उगने में सक्षम थी। है ना, कर दिया ना कमाल हमने, ठीक है। हम इसको वहां ले गए पहले, तो
घर जमाई बना के हमने वहाँ पे इसको उगाना शुरू कर दिया। कहाँ? ये उत्तरी भारत में तो जा नहीं रही थी, दक्षिण भारत में ही उगाया। फिर हमने जब ये बहुत 3, 4, 10, 12 पीढ़ी हो गई तो फिर हमने देखा कि इसके कैरेक्टर तो आए ना, दक्षिण भारत वाली के कैरेक्टर भी आए, जीन्स आए तो उसके कैरेक्टर भी आए। तो देख, दक्षिण भारत वाली तो दक्षिण में उग रही थी, तो जब इसके जीन उसमें गए होंगे तो ये भी उत्तरी भारत में रहने के काबिल हो गई, है ना। वो स्टोरी होती है ना, मूवीज स्टोरी, जिसमें लड़का जो है लड़की को मनाने के लिए फॉरेन जाता है ना। लड़की कहती है नहीं मैं तो इंडिया नहीं आऊँगी, मुझे पसंद नहीं है इंडिया, है ना, ऐसा होता है। फिर लड़का जाता है, वो किसी ने वो अक्षय कुमार वाली देखी है क्या फिल्म, नमस्ते लंदन, वैसी सी कुछ स्टोरी है ना, गन्ने के खेतों वाली, है ना। तो अक्षय कुमार उसको मनाने जाता है, फिर उसको इंडिया आना पसंद नहीं होता है, वो लेके आ जाता है। ऐसा ही हमने इनके साथ किया, ठीक है। क्या ले आए हम इसको, बोले कि चलो तुम भी उत्तरी भारत में रहना, तो ये उत्तरी भारत में उगने में सक्षम हो गई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में स्थित द शुगर कैन ब्रीडिंग सेंटर गन्ने की नई किस्मों के विकास में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ गन्ने की उत्कृष्ट प्रजाति जो कि हम सैकेरम ऑफिसिनेरम जो थी, इसके जंगली पूर्वजों से क्रॉस करा के अनेक रोग प्रतिरोधी व अधिक उत्पादन वाली उन्नत किस्में तैयार की गई। अभी भी रुके नहीं, हम करवा भी रहे हैं, चलता आ रहा है काम कि ऑफिसिनेरिस से और क्यों क्या 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 हम जो करवा सकते हैं, ठीक है, चला आ रहा है काम। गन्ने की उच्च उत्पादन वाली किस्में, अब देखो याद करना, वैसे तो देखो ये सीओ जो है वो कोयम्बटूर के लिए है, क्योंकि कोयम्बटूर में ये जो है, ये जो सेंटर, वहां पे ये किस्में पैदा की जा रही है। लेकिन अभी इसको आपको देखोगे तो मुझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड की याद आती है, ठीक है। तो मैंने तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड का CO याद कर रखा है, CO 712, CO 658, बड़े खतरनाक से कोड है ना। इंडियन को भी कभी कभी क्या हो जाता है, फॉरेन का चस्का लग जाता है। यहाँ CO कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन केंद्र का परिचालक है। इसको हल्के में मत लेना, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये छुपा रुस्तम है क्योंकि ब्रैकेट में छुपा हुआ है। क्वेश्चन आ सकता है कि गन्ने की प्रजाति में CO 712 के अंदर CO किसका प्रतीक है, खतरनाक वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इसको छुपा के लिखा है क्योंकि ये छुपा रुस्तम है, कभी भी बाहर आ जाता है। गन्ने की रोग प्रतिरोधी किस्म है CO 164, CO 213। अब ये तो याद ही करना पड़ेगा, CO 213, CO जो है को याद कर सकते हो, को 712 ऐसे शॉर्ट में, लेकिन याद रखना कि C भी कैपिटल रखना है और O भी कैपिटल रखना है ना। को 712, को 668, को 213, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो कोड में, ठीक है। काफी 164, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो भी गई होगी किसी को तो याद, पूछूंगी कल। अब बात करते हैं हम मिलेट की। मिलेट आजकल बहुत कल्चर में मिलेट है ना, गेहूं चावल छोड़ के लोग जो है वो मिलेट की तरफ बहुत, ओट्स, जैसा मैंने कहा कि आजकल बड़ा जो लोग है वो हेल्दी हो गए हैं और ओट्स की तरफ जा रहे हैं, है ना। ये मिलेट्स क्या है, मिलेट्स ऐसे खाद्यान्न हैं जो थोड़े कोर्स टाइप के होते हैं, मतलब जिनका दाना थोड़ा मोटा होता है ना। कोर्स का मतलब एक कणी की होते हैं, है ना। गेहूं चावल जैसे दाना इनका बड़ा नहीं होता, कोर्स होते हैं, फाइन होते हैं, जैसे कि वही ओट्स है, जई है, जिसको हम ओट्स को ही तो जई कहते हैं, ठीक है। वो मिलेट्स खाद्यान्नों का ही एक वर्ग है जिसमें दाना छोटा गोल होता है। इनकी जड़ों में अधिक अवशोषण क्षमता होती है। ऐसा माना जाता है कि इस वर्ग के खाद्यान्नों का ही सबसे पहले घरेलूकरण हुआ, ठीक है। क्या हुआ भाई, कि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंडिया में इन्हीं को खाया वो बोया जाता था, फिर गेहूं चावल आ गए तो हम इसको भूल गए, और आज फिर जब हमें इनकी जो है क्वालिटी का पता चल रहा है तो आज फिर इनके दाम जो है आसमान छू रहे हैं, ठीक है। अलसीर, वो जो जई जो मैंने कहा, ओट्स, है ना, ये सब मिलेट्स में आते हैं। आजकल तो ऐड आते हैं, अब सुनते हो इसमें बहुत सारे मिलेट्स हैं, तो ये सब मिलेट्स है। इनका मोटा अनाज भी कहा जाता है, कोर्स ग्रेन, जो मैंने कहा अभी कि इनको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, वो मिलेट्स कहलाते हैं। गेहूं चावल इसके अंतर्गत नहीं आते। प्रमुख मिलेट्स ज्वार, बाजरा, रागी का नाम भी आजकल बहुत फेमस है, रागी के कॉर्नफ्लेक्स और रागी का
है ना, रागी का आटा, है ना, बाजरा, ये सब जो है कोर्स है। भारत में संकर, मक्का, ज्वार व बाजरा का सफलतापूर्वक विकास किया गया। संकर मतलब हाइब्रिड वाली स्पीशीज, ठीक है। संकरण द्वारा ऐसी अनेक किस्मों का विकास किया गया है जो जल की कमी के लिए प्रतिरोधी है, क्योंकि इनकी क्या खासियत है कि ये कम जल में उग जाती है और इनकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। तो हम इनका भी गेहूं या चावल से संकरण करा के उन्नत किस्में पैदा कर सकते हैं, इनकी इस क्वालिटी को यूज करके, ठीक। संकरण द्वारा ऐसे अनेक किस्मों का विकास किया गया है जो जल की कमी के लिए प्रतिरोधी है, अर्थात कम जल वाले क्षेत्रों में भी उग सकती है, ठीक। बस इसमें हमने कुछ ज्यादा काम नहीं किया क्योंकि ये अपने आप में। अच्छा, आजकल एक नया वर्ड निकला हुआ है, सुपर फूड, किसी ने नाम सुना हो तो, है ना। किसी को खाने पीने का पता नहीं शौक है या नहीं, मुझे खाना बनाने का, खाना सीखने का, खाना खाने का सारा शौक है। तो आजकल है ना एक नया वर्ड चला हुआ है मार्केट में, सुपर फूड। और हम सब फिर से कहाँ जा रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, है ना। किसी ने कोई देखा हो कुकरी शो, तो आजकल सुपर फूड में हम ये ओट्स है ना, बाजरा है, रागी है, इनकी तरफ बहुत जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि ये भले ही सालों पहले, और देखो पुराने टाइम में ये खाद्यान्न यही थे, गेहूं और चावल का विकास तो बाद में हुआ है, उन बाद में हमें पता चला ये भी खाते, पहले इन्हीं को खाया जाता था। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा 3, है ना, टीवी में देखे ही होंगे बड़े बड़े हैवी वर्ड्स जो ये लोग बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, है ना, बुढ़ापे को बचाने के लिए, ये भी मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनके अंतर्गत होती है जो आपको एजिंग से बचाएगी। तो ये बहुत सुपर फूड है। आजकल इनको सुपर फूड के फॉर्म में यही बेचे जा रहे हैं आजकल मार्केट में, कॉर्नफ्लेक्स के अंदर और कभी बिस्किट के अंदर, रागी बिस्किट, और सुने होंगे। तो मिलेट्स का आजकल बहुत ज़माना है और सच में ये बहुत ही हेल्दी है, और इनके जो ऑयल्स हैं, इनके जो विटामिन्स हैं, है ना, वो बहुत हेल्दी होते हैं। इनसे फास्फोरस, कैल्शियम काफ़ी क्वांटिटी में मिलता है, और एंटीऑक्सीडेंट तो ये जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं। याद ही है आपको कि मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में जो है, जो अभी तक जो ऐड आते हैं उसमें 70% ऐड तो भाई बुढ़ापे को बचाने के लिए ही आते हैं, ठीक है। बीबी क्रीम लगाओ, है ना। तो ये सुपर फूड की कैटेगरी में आने लग गए। तो देखा आज आपने कि कैसे हम जो है क्या कर रहे हैं, नई नई किस्में पैदा कर रहे हैं और उन्नति की ओर जा रहे हैं और क्रांति ला रहे हैं। ऐसी ही क्रांति आपको भी अपने जीवन में लानी है, यानी जिस भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसके लिए क्रांति तो करनी ही पड़ेगी, कभी दुनिया से लड़कर। और आपको कहा है अगर आपके सपने जो है वो बदतमीज है तो फिर क्रांति तो बनती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।